हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी अकाउंट्स के एमसीक्यू सीरीज विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है और काफी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है। एबीसी आर पार्टनर्स, सी एक्सपायर्ड, किसकी डेथ हो गई है जरा डिस्कस करेंगे। सी की डेथ हो गई है 18 दिसंबर 2019 को। And as per the agreement, surviving partners A and B directed the accountant to prepare financial statement as on 18th December 2019। मतलब क्या, डेथ हुई है, उन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए 18 दिसंबर को ही, और अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि हम सी का जो शेयर प्रॉफिट है वो उन्होंने हमें कैलकुलेट किया और वो आया 12 लाख रुपए। ठीक है, तो which account will be debited? Which account will be debited to transfer C's shares of profit? तो बताइए इसके केस में, इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे जब हम सी का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। सब बच्चों के लाइन से आंसर आए थे, सब पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। बट बच्चों, इसका आंसर जो सही आंसर है वो है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर बोलेंगे सर पूरे साल हम सर टीचरों ने हमको पी एंड एल सस्पेंस बताया था डेथ के केस में और आप तो कुछ और ही बता रहे हो, आप गलत बता रहे हो। बेटा देखो ऐसा है, एक सिचुएशन आई है नहीं, यहाँ पर हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट तब यूज करते थे जब डेथ के केस में बीच में डेथ होती थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ईयर एंड में बनते थे, तब हम यूज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि हम अभी एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम अभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल रहे, इसलिए हम यहाँ पर लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बट क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि 18 दिसंबर को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे। और एक बात बताओ, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा या एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेगा? द आंसर इज एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा। तो जब एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा तो फिर वो पी एंड एल अकाउंट से कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा और फिर वहां से ट्रांसफर होकर वो सी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो आई होप ये सिचुएशन और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर आज तक हमने कभी ये नहीं पॉइंट पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीच में बन जाए तो कौन सा अकाउंट आएगा। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे ना, सब में ये बात कभी लिखी ही नहीं गई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी बनाए। उन्होंने बस ये बोला प्रॉफिट इस बेसिस हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अभी बन रहे हैं तो हमारा जो अकाउंट डेबिट होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पे ये वाली लाइन हटा दो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, तो आपका आंसर सही होता पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ई एफ जी तीन पार्टनर्स हैं। ई एफ जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, 3/8, 3/8, 2/8। क्लियर? ओके। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, as per the partnership agreement, G is to get the minimum amount of rupees 80,000 as his shares of profit। मतलब G को, जो थर्ड पार्टनर है, उसको गारंटी थी कि आपको 80,000 का प्रॉफिट तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, और एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट विल बी पर्सनली बोर्न बाय ई। ई ने वादा किया था जी को, जी तेरे को 80,000 मिलेंगे, अगर कुछ दिक्कत हुई, कोई कम ज्यादा हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 3,12,000। कितना है? 3,12,000। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। चलो आपको देता हूं मैं 1 मिनट का समय, करे वीडियो को पॉज और निकाले इसका आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और मैं आपको आंसर ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और फिर देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं ई एफ जी। ठीक है, इनका रेशियो क्या है? 3:3:2। जी को गारंटी मिली है आपको 80,000 मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो कौन भरपाई करेगा? ई भरपाई करेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जरा बात करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ? 3,12,000। ओके, ठीक है। तो 3,12,000
12,000 का 2/8 किसको मिलेगा? जी को मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। जरा निकालें कितना मिल रहा है। 1 4 1 कितना गया है हमारा? 7 बचा 3 78,000। कितना आ रहा हमारा आंसर? 78,000। जी को कितना मिल रहा है? 78,000 मिल रहा है। आपको ये चीज समझ में आ गई? आ गई। लेकिन जी को गारंटी कितनी हुई थी? 80,000 को। मिल कितना रहा है? 78,000। ठीक है, तो ई कितना कम मिल रहा है? 2,000 कम मिल रहा है। तो ये 2,000 कौन देगा? ये भैया ई भैया देंगे अपनी जेब से। तो डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई इज व्हाट? ₹2,000। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2,000। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और इसका किसी ने गलत आंसर दिया ना तो मैं समझूंगा बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन बताना है, ठीक है। ओके, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आते मेरे पास, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर एक को एक बार में क्लिक नहीं करता। तो ये है, देखो, रेंट टू पार्टनर चार्ज है, मैनेजर्स कमीशन चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। ये चीज क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? फिर से करते हैं। रेंट टू पार्टनर P&L अकाउंट में आता है, मैनेजर्स कमीशन P&L अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन P&L अकाउंट में आता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। देखो मैं आपको दोनों रीजन बता दिए। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज द ऑड वन। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। What will be the current ratio? करंट रेशियो क्या होगा जिसकी नेट वर्किंग कैपिटल 0 है? जिसकी नेट वर्किंग कैपिटल 0 है, उस केस में हमारा जो करंट रेशियो है वो क्या होगा? आइए चलिए डिस्कस करते हैं। चलो पहले मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, वीडियो को करें पॉज और बताइए मुझे इसका आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। सर आप आंसर बता दो ना। नहीं बेटा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। बिना सॉल्व किए हम आंसर बता देते हैं तो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मेरी धीरे धीरे राइटिंग सुधरती जा रही है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में को बोला गया कि हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, वो क्या है? 0। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओगे? सर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल सही। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 0, ठीक है। तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो यहां पर हो गया करंट असेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल सर, ओके। और बताओ जरा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा CA कैंसिल हो जाएगा, CA अपॉन CA कैंसिल हो गया। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा 1:1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बार में बच्चों को क्लिक नहीं करता, काफी बच्चों को क्लिक नहीं करता, लेकिन काफी बच्चों को कर भी जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग, आप कितना ब्रॉड सोच पा रहे हो। तो ये जो MCQ सीरीज है ना, मैं इसलिए लेकर आया हूं जस्ट बिकॉज आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए, आपको पता लग जाए कि हाँ हमको ऐसा भी सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा P&L सस्पेंस अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन वाला। आज तक हमने P&L सस्पेंस देखा था, तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था। तो यही चीज के लिए जो MCQ सबसे बेस्ट है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is not a part of finance cost? Is not a part of finance cost in a statement of P&L, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसमें से कौन सा पार्ट फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होता? तो चलो मैं आपको बताता हूं फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिससे आपको ऑप्शंस लगाने में क्लियर हो जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपने पैसा बोरो किया है लॉन्ग टर्म के लिए, जो पैसा आपने लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया है, उसके बदले में जो आप पे करते हो उनको, उसको बोला जाता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। तो बताइए मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? A बैंक चार्जेस, B इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, C इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, या फिर D लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बताइए मुझे इसका आंसर।
तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है, मेरे पास यहाँ पर सारे मिक्स्ड आंसर्स आए थे, लेकिन आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक चार्जेस। ठीक है, क्या आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बैंक चार्जेस। सर बैंक चार्जेस क्यों है? बेटा देखो, बैंक चार्जेस होते हमारे नॉर्मल चार्जेस हो गया कि एटीएम चार्ज कट गया, हमारा चेकबुक चार्ज कट गया, हमारे एनईएफटी आरटीजीएस के जो चार्ज है वो कट गए। लेकिन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, हमने लोन लिया था इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट पे पैसा लिया इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करें, तो ये सब हमारी फाइनेंस कॉस्ट है जो लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड होते हैं। बैंक चार्ज हमारे लॉन्ग टर्म रिलेटेड से नॉर्मली नहीं होते हैं, तो इसलिए उसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक चार्जेस होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओ माय गॉड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जरा डिस्कस करें क्वेश्चन को। क्या दे रखा है आपको? एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके अंदर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज दे रखी है। ओहो, जरा डेट का ध्यान रखना बेटा। देखो यहाँ पर 31 मार्च 2019 पहले दे रखा है और 31 मार्च 2020 बाद में दे रखा है। ठीक है, 2020 बाद में दे रखा है और 2019 पहले दे रखा है। ठीक है, चलो 12% डिबेंचर है हमारे, पहले 2 लाख में थे और फिर 1 लाख का है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट इज पेड, interest on debenture is paid on a half yearly basis on 31st September and 31st March। ठीक है, इंटरेस्ट 2 बार दिया जाता है, एक 30th सितंबर को दिया जाता है और एक हमारा 31st मार्च को दिया जाता है। ओके, डन। ईच ईयर डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन 30th सितंबर 2019, मतलब ये यहाँ पे जो 40,000 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो 40,000 का डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 30th सितंबर को हमारा रिडीम हुआ था। ठीक है, हाउ मच अमाउंट related to the above information will be shown in the financing activity for cash flow statement prepared on 31st March 2020। मतलब क्या है, लास्ट में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उस हिसाब से मेरे को जरा ये बताइए कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आएगा। मैं आपको देता हूं 2 मिनट का समय, फटाफट से मुझे इसका सॉल्यूशन करके दे और आंसर बताएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और एज यूजुअल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे बाकी बच्चों को जिनको नहीं आया वो एक बार में समझ में आ जाए, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी में से। तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर मैं बात करूं, एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो टाइमलाइन क्या, कुछ ये हमारी टाइमलाइन सी है, ये हमारा है 31st मार्च 19 और ये हमारा 31st मार्च 20। एक मिनट, जरा थोड़ा सा एरर हो जाता है इसके अंदर, कोई बात नहीं। 31st मार्च 20, यहां पर हमारे जो डिबेंचर्स थे वो थे कितने के, 2 लाख के, और यहां पर हमारे डिबेंचर्स हैं 1,60,000 के, और ये जो कम हुए हैं ना वो हमारे 30th सितंबर को हुए, 40,000 नेगेटिव में गए हैं। ओके, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी हम 6 तारीख की करते हैं, एक इंटरेस्ट पेमेंट हम यहां करते हैं, एक इंटरेस्ट पेमेंट हम यहां करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमको पता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले तो लिखेंगे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, $40,000 नेगेटिव, क्योंकि पैसा क्या है, बिल्कुल सही। और सर दूसरा क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सर इंटरेस्ट के बारे में तो कोई दे नहीं रखा है बेटा, हमको दे नहीं रखा है, हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ही है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर हमने जब 1,40,000 माइनस कर दिए थे तो हमारे पास यहाँ पे डिबेंचर्स कितने बचे थे, 1,60,000 के। तो देखो 6 महीने हमारे 2 लाख रुपए चले, तो यहाँ पर हम 2 लाख पे लगाएंगे 6 महीने का इंटरेस्ट, और 1,60,000 रुपए हमारे 6 महीने चले तो यहाँ पर हम 1,60,000 रुपए लगाएंगे 6 महीने का इंटरेस्ट। तो जरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 लाख इंटू 12%, 12% था, इंटू 6/12, 1 2। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 6 6 is 12 और 3 0, तो 12,000 तो ये आ गया किसका, इसका आंसर जो आ गया वो आ गया हमारा 12,000 रुपए। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, 1,60,000 इंटू 12% इंटू 6/12, ये क्लियर हो गया। देखो 12 से मैंने 12 सीधा सीधा कैंसिल कर दिए, यहां से मैंने ये कैंसिल कर दिया, यहां से मैंने ये कैंसिल दिया,
16 6 जा 96 होता है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 9600। तो 12,000 प्लस 9600, ठीक है, हमारा आ गया 21600, ठीक है। तो जो हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ वो हमारा 21,600 का, और आउटर कॉलम में लिखेंगे हम 61600 नेगेटिव, मतलब कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा हमारा 61600। और देखते हैं हमारा ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है। तो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये चीज क्लियर हो गया। यहां पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट था ना वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। Which of the following is not an investing cash flow? नीचे दिए गए पॉइंट्स में से इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कौन सा नहीं है? Purchase of marketable securities for 25,000 cash, sale of land of rupees 28,000 cash, sale of 2,500 shares held as investment for rupees 15 each, परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 500 कैश। तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। बहुत बच्चों के मिक्स आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर रुपीज 25,000 कैश। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज बच्चा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। काफी बच्चों ने मेरे को आंसर बोला सर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सर 500 रुपए का तो खरीदा। बेटा असेट की वैल्यू प्राइस से नहीं देखी जाती, वो कौन से पर्पस के लिए खरीदा गया, कितने टर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली मेजर जो हमारी थिंकिंग होती है वो वहां से होती है। तो चाहे आप 500 रुपए का सेट लेकर आओ, चाहे 2 रुपए का लाओ, चाहे 1 करोड़ का लेकर आओ, अगर वो फिक्स सेट है तो वो फिक्स असेट ही कहलाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन हम करते क्या, उसको हम पीएनएल में डेबिट करते हैं, छोटी अमाउंट को क्या बैलेंस शीट में लेके, लेकिन वो फिक्स असेट तो फिक्स असेट ही माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर रुपीज 25,000 कैश, क्योंकि यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही ट्रांजेक्शन हुआ है। पहली बात तो यहाँ पे तो इनफ्लो आउटफ्लो ही नहीं हुआ, ये तो नो फ्लो हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है? तो इन्वेस्टिंग तो बहुत दूर की बात। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बताइए मुझे इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Provision proposed dividend is a dash liability. Proposed dividend is a dash liabilities. बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, कुछ बच्चे करंट लायबिलिटी भी बोल रहे थे बट वो गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। क्यों है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? क्योंकि हम बोलते हैं कि हम अगले साल डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, प्रोविजन बनाते हैं। बैलेंस शीट में कभी नहीं आता प्रोविजन, हम बस सोचते हैं कि हम अगले साल डिविडेंड बांटेंगे, बट बांटेंगे नहीं बांटेंगे उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी वो पता नहीं, तो इसलिए इसको कंटीजेंट लायबिलिटी भी बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है जरा डिस्कस करेंगे। द डैश में इंडिकेट द फर्म दैट द फर्म इज एक्सपेक्टिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस सेल्स। फर्म ये बता रहा है क्या, में से नीचे दिए में क्या हमको ये बता रहा है कि फर्म का स्टॉक खत्म हो चुका है या फिर सेल्स खत्म लॉस्ट हो रही है। लॉस्ट सेल्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है तो कस्टमर खाली लौट कर जा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है लॉस्ट सेल्स। सेल्स जो हम कर सकते थे बट हम वो नहीं कर पाए। तो इनमें से नीचे दी गई चीजों में से कौन सी चीज है जो हमको इस तरह की तरफ इंडिकेट करवा सकता है या करवाता है? क्या ये एवरेज पेमेंट पीरियड है? क्या ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है? क्या ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है? क्या फिर ये क्विक रेशियो है? तो मैं देता हूं आपको 1 मिनट का समय, सोचिए समझिए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब क्या होता है। एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब होता है कि हम कितने टाइम के अंदर अपने सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपका स्टॉक कितने टाइम्स बिक जाता है। ठीक है, एवरेज जितना आपके पास होता है वो कितना एक बार में निकल जाता है। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम में आप डेटर्स से पैसा मंगा लेते हो। ठीक है, और क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर आपको इमीडिएटली कोई पेमेंट करनी होगी, इमीडिएटली अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप कितना पेमेंट कर पा रहे हो, वो हमको किससे पता लगता है? क्विक रेशियो से पता लगता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऐसा कैसे इंडिकेट कर पा रहा है? देखो अगर आपको पता हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, जो ये बताता है कि हमारे पास जो भी स्टॉक पड़े हुए हैं उसका कितना टाइम्स हम साल भर में निकाल देते हैं, उसको बोला जाता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एवरेज पेमेंट पीरियड बोलता है कि हम कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड बताता है कितने टाइम में हमारे पास पेमेंट आ जाता है। और क्विक रेशियो बताता है अगर आपको इमीडिएट कुछ पेमेंट करनी हो तो हम पेमेंट कितनी कर पा रहे हैं। तो देखो तीनों में पेमेंट की बात हो रही है, वो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, तो जो फाइनल बचा वही हमारा हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर आपको लॉजिक से आ रहा है तो लॉजिक से दे दो, एलिमिनेशन टेक्निक से आपको बताना है तो भी आंसर हमारा यही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। जरा डिस्कस करते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन, एनालिटिकल स्किल्स काफी स्ट्रांग होगी। करंट रेशियो ऑफ विदुर प्राइवेट लिमिटेड इज 3:2। विदुर प्राइवेट लिमिटेड का जो करंट रेशियो है 3:2। अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इट एट 2:1। ओ माय गॉड, मतलब अभी हमारा करंट रेशियो है 3:2, बट अकाउंटेंट बोल रहा है हमको इसको 2:1 करना है, हमको इसको 2:1 करना है, 3:2 से 2:1 में लेकर आना है। फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। हम बिल्स पेमेंट का रीपेमेंट कर सकते हैं, हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं, हम शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। आप या तो बिल्स पेबल का पेमेंट कर दो, या फिर आप वो कर लो, क्या कहते हैं, गुड्स को क्रेडिट पे परचेज कर लो, या फिर आप शॉर्ट टर्म लोन ले लो। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। या तो बिल्स पेबल करेक्ट होगा, या गुड्स को परचेज कर लो, या 1, 3 करेक्ट है, या फिर 2 और 3 करेक्ट है। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, वीडियो को करें पॉज और बताइए इसका आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसको एज यूजुअल मैं आपको समझाऊंगा एकदम डिटेल के साथ। तो जरा डिस्कस करते हैं। देखो आपको करंट रेशियो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है, और मेंटेन कितना करना है आपको, 2:1 करना। और आपको 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है कि आप क्या करो, बिल्स पेबल का पेमेंट कर दो। ठीक है, बिल्स पेबल का पेमेंट कर दो। दूसरा उन्होंने ऑप्शन क्या बोला है कि 1 मिनट में जरा चेक करके बताऊंगा, एक्चुअल में याद नहीं रहता ऐसे, 1 सेकंड रुकना। गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करो, और तीसरा शॉर्ट टर्म लोन ले लो। ठीक है, गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करो, ठीक है, और तीसरा शॉर्ट टर्म लोन ले लो। अब देखते हैं तीनों में हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो लेट सपोज हमारा जो करंट रेशियो है वो है हमारे, लेट सपोज हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, 3 लाख के हैं, और जो करंट लायबिलिटीज हैं वो हमारी 2 लाख की हैं। ठीक है, सही आपने कैसे निकाला बेटा, मैंने 3:2 किया और वो किया। ठीक है, ओके। अब मान के चलो हमको करना है करंट एसेट्स 2 लाख के अपॉन 1 लाख। ठीक है, ये हमको न्यू करना है। क्या सर हम इसको 4 लाख और वो भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं बेटा, 4 लाख 2 लाख भी कर सकते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूं, सर हम इसको 4 लाख और 2 लाख भी कर सकते हैं। ये हम कुछ को न्यू सपोज करना है। ठीक है, या तो ये रखेंगे या फिर ये रखेंगे। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए ऑप्शन। तो मुझे ये देखना है कि क्या इन तीनों में से किस किस ऑप्शन से मैं ये चीज कर सकता हूं। तो देखो अगर मैं बिल्स पेबल का पेमेंट करूं, बिल्स पेबल क्या होता है, हमारी एक करंट लायबिलिटी होती है। तो मान के चलो बिल्स पेबल हमारी 1 लाख की है। ठीक है, बिल्स पेबल हमारी 1 लाख की है। तो अगर मैं 1 लाख की बिल्स पेबल पेमेंट करूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख से कम हो जाएगी, बिल्कुल सही, और मेरा कैश जाएगा, और कैश भी मेरा 1 लाख से कम जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। आया समझ में? नहीं आया?
आया कि सर बिल्स पेपर का पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी 1 लाख से कम होगी और कैश भी हमारा 1 लाख से कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, मेरा कैश 3 लाख से 2 लाख हो जाएगा और करंट लायबिलिटी मेरी 2 लाख से 1 लाख हो जाएगी। तो इस केस में, पहले वाले केस में तो मेरी बिल्कुल सेट बैठ गया, मेरा करंट रेशियो जो है वो 3:2 से 2:1 हो जाएगा बिल्स पेपर का पेमेंट करने से। ये चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल सही। अब बात करते हैं गुड्स को क्रेडिट पे परचेस करने से क्या मेरा करंट रेशियो 3:2 से 2:1 हो सकता है? जरा डिस्कस करते हैं। अब देखो जरा, सपोज करो हमने 1 लाख के गुड्स खरीदे, ठीक है, तो मेरा करंट असेट्स 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या मेरी करंट लायबिलिटी भी 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल सही। आया ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं गुड्स को परचेज करूं क्रेडिट पर तो मेरे गुड्स भी 1 लाख से बढ़ेंगे, मेरी करंट लायबिलिटी भी 1 लाख से बढ़ेगी। बिल्कुल सही। पहले मेरे करंट एसेट्स कितने थे? 3 लाख के। ओके, अब कितने हो गए? 4 लाख के। ठीक है, पहले करंट लायबिलिटी कितनी थी मेरी? 2 लाख की, अब कितनी हो गई? 3 लाख की। 3 लाख की हो गई। जरा डिवाइड करो, जरा डिवाइड करो, कितना आ रहा है? सर यहाँ पर आ रहा है 1.33:1। तो बेटा ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो रही, तो मतलब ये चीज तो नहीं आ रही। ये चीज क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, शॉर्ट टर्म लोन ले लो। शॉर्ट टर्म लोन ले लो तो लोन हमारी एक सिंपल सी चीज होती है। लोन हमारी शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी मान लो या बोरोइंग्स मान लो, ठीक है, दोनों केसेस में ले लेते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन ले रहे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। और मान के चलो करंट लायबिलिटी भी है, तो करंट लायबिलिटी हो तो सेम यही ट्रीटमेंट होगा। 1 लाख का लोन लिया तो 1 लाख का कैश बढ़ा, 1 लाख की हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, सेम वही 4 लाख अपॉन 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और छोड़ो उसको, बोरिंग्स मान लो। बोरिंग्स का मतलब कि हमने लोन लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन लिया, 1 महीने का 1 साल का लोन लिया, तो वही मान चलो ओवरड्राफ्ट ले लिया। ओवरड्राफ्ट हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट में बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो हमारा सिर्फ कैश इंक्रीज होगा, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? छोड़ो 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 छोड़ो, फिर से मैं एकदम सिंपल में मैं समझाता हूं। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही। गुड्स क्रेडिट पे हमने परचेज किया तो क्या हुआ? गुड्स बढ़ा 1 लाख से, हमारे जो क्रेडिटर्स है 1 लाख से बढ़े। करंट एसेट हमारा 3 लाख का कितना हो गया? 4 लाख हो गया। ठीक है, करंट लायबिलिटी 2 लाख की 3 लाख हो गई, तो 4/3 1.3:1 हो गया। ये चीज क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन वही पैसा आया, करंट लायबिलिटी भी शॉर्ट टर्म है तो करंट लायबिलिटी हुई, 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है, तो कैश भी कितना इंक्रीज हुआ? 1 लाख इंक्रीज हो गया। बिल्कुल सही। क्या हमारा लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गया 1 लाख से? बिल्कुल सही। ये चीज क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हम बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं, अगर हम बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं तो हमारा ये रेशियो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, डन? पक्का? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चे यहां पर कैश फ्लो को बीच में ले आएंगे, सर हम ओवरड्राफ्ट ले लेंगे, सर हम ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। और ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है बेटा, वो सिर्फ कैश फ्लो के लिए होती है, रेशियो निकालने के लिए नहीं होती। ये चीज क्लियर हो गया? वो करंट लायबिलिटी का ही पार्ट मानी जाती है। ये चीज क्लियर हो गई? पक्का? कंफ्यूज मत करना, यहां पर सिंपल। आप शॉर्ट टर्म लोन लोगे तो कैश भी इंक्रीज होगा, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो सेम वही 4 लाख अपॉन 3 लाख आ जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्स पेमेंट का परचेज करो, आपका करंट रेशियो 3:2 से 2:1 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ओनली 1 इज करेक्ट। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे आज के, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसको आप सेशन खत्म होती सबसे पहले करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। इसके अलावा ये इंटरेस्ट और डिबेंचर वाला एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और स्टॉक आउट वाला एक बार अच्छे से याद रख लेना कि ऐसे क्वेश्चन, अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ गए तो एलिमिनेशन टेक्निक से। ये पहला वाला तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, पहला वाला बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। बाकी सिंपल थे। ठीक है, तो चलिए आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।